ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं यूएस और ईरान के बीच हुए सीज फायर को लेकर। तो सबसे पहले आपको जल्दी से एक बात जानकारी देते हैं कि 2 हफ्तों के लिए ये सीज फायर की घोषणा की जा चुकी है। दोनों देश जो है सहमत हो चुके हैं होर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर, लेकिन ये होर्मुज कब तक खुलेगा इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम चीजें जो है अब लगातार सामने आ रही है, क्योंकि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में महत्वपूर्ण बैठक होनी है और व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है कि ईरान के साथ बातचीत भी लगातार जारी है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को लेकर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिरकार ये महायुद्ध किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। एडवोकेट नरेंद्र आहूजा जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर सर। और वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मनोज कुमार जी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी नरेंद्र आहूजा जी से। नरेंद्र आहूजा जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीज फायर की घोषणा यहां पर अमेरिका की तरफ से की जा चुकी है, तो इस सीज फायर को कैसा देखा जाए? देखिए, सीज फायर को अभी देखने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है जी। कि इसकी वर्तमान में बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। मानवता के हित में ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, चाहे किसी भी दबाव में हुआ। अभी हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा पक्ष हारा या जीता। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि पूरे विश्व का, जो कि एक वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा था, वहां से हम वापस लौट आए हैं और अब लगता है कि शायद एक शांति की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इस सीज फायर का हमें सभी को, पूरे विश्व को स्वागत करना चाहिए। दूसरा, जो स्थितियां हैं, जिस स्थितियों में ये एक सीज फायर है, युद्ध विराम हुआ, और जिस प्रकार से इसकी घोषणा हुई और जिस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार एक यू टर्न लेते हुए रात को ही पहले घोषणा की कि एक रात में मैं पूरी सभ्यता को समाप्त कर दूंगा, और उसी दिन सुबह घोषणा कर दी कि मैं युद्ध विराम का करता हूं। तो ये एक, लेकिन चाहे यू टर्न ही सही, उनकी पुरानी आदत ही सही, गिरगिट की तरह बहुत तेजी से रंग बदलते देखना ही सही, लेकिन ये सीज फायर एक स्वागत योग्य कदम है। जी। तो मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी मनोज जी के पास। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस सीज फायर को, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखिए सामने आने लगी है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 2 हफ्ते बाद जो है कोई बड़ा फैसला ईरान की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि ईरान अभी पूरी शर्तें नहीं मान रहा अमेरिका की। देखिए मोनिका जी, एक चीज तो हम सब जानते हैं कि युद्ध किसी भी देश के लिए और किसी भी व्यक्ति और मानव समाज के लिए हितकारी नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से युद्ध शुरू हुआ और 40 दिन के बाद ये संघर्ष विराम जो आज हम सब लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इस युद्ध में जाने के पहले विशेष करके अमेरिका की जो नीति थी, वो शायद दोनों नीतियों में वो सफल नहीं हुए। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमें रिजीम चेंज करना है, और दूसरा जो खास करके वहाँ पे जिस तरीके से एक जो न्यूक्लियर को लेके ईरान पिछले कई सालों से लगा हुआ था, उसको हम वापस करेंगे, तो शायद इस दोनों में सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देख लीजिए, तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका का युद्ध था नहीं, ये इजराइल ने अमेरिका को लेके वहां पे आया। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे वैश्विक राजनीति में अगर देख लीजिए, तो अमेरिका ने बिल्कुल एक अलग थलग पड़ते हुए दिख रहा था। देखिए, 80 सालों का जो संबंध था नाटो का और खास करके यूरोपियन देशों का, उन सबने एक तरीके से ट्रंप से अपने आप को इग्नोर कर लिया। और उतना ही नहीं, चूंकि ट्रंप को एक बहुत बड़ी उनकी भूल थी कि वो अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना चाह रहे थे। लेकिन इस 40 दिन के युद्ध के बाद से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आज का जो वर्ल्ड है, आज जो 21वीं शताब्दी में जो विश्व है, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में कोई भी देश को आप बिल्कुल नक्शे से समाप्त कर देना, आप उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहरा सकते। दूसरी तरफ ईरान का जो 1979 से लेके अभी तक का जो एक सिंगल वन एजेंडा था कि हमें उसने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास को देख लीजिए, तो 47 साल में उसने अमेरिका और इजराइल को समाप्त करने का और उसके अगेंस्ट में जो उसकी रणनीति और आइडियोलॉजिकल जो संघर्ष था उसको बना के रखा। लेकिन आज वो उसमें भी वो सफल होते हुए नहीं दिख रहा। तो इसीलिए ये जो लड़ाई हुई है 40 दिनों में, जितने इनोसेंट लोग मारे गए हैं, और आप समझ सकते हैं कि इसके चलते पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो चुकी है और विश्व के सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस 21वीं शताब्दी में, इस ग्लोबलाइजेशन में, जिसको अमेरिका ने ही इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आज वो फिर जिस तरीके से यू टर्न लिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए एक सुखद संदेश है वैश्विक राजनीति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए।
जी मोनिका जी। जी मनोज जी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी, मेरे नाम मोनिका नहीं दीपाली है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, नरेंद्र जी के पास मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी। नरेंद्र जी, आपको जी क्या लगता है जी। कि बड़े युद्ध से पहले की खामोशी है? नहीं, अभी ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जी देखिए, मैं आपको कारण बतलाता हूँ कि ये युद्ध विराम होने के जो प्रोबेबल रीजंस क्या रहे हैं, क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण कि ये एक यू टर्न लेना पड़ा राष्ट्रपति ट्रंप को। तो वो यू टर्न लेने के लिए सीधा सीधा यही लगता है कि यू टर्न लेने का एक ही कारण लगता है कि अपना एक जो भू राजनीतिक दबाव है, नाटो में अलग थलग पड़ना पहला, दूसरा पूरे विश्व का एक दबाव पड़ना कि ऊर्जा का संकट बढ़ता चला जा रहा है, एलपीजी तेल और डीजल के कोई भी टैंकर जहाज हॉर्मुज से पार नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा अरब देशों का दबाव, जिनका ये फंड लेते रहे, पेट्रो डॉलर का आनंद लेते रहे, लेकिन अरब देशों की ईरान से सुरक्षा करने में जी अमेरिका बिल्कुल असमर्थ रहा, चौथा कि अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर एक अपना एक स्थानीय दबाव भी रहा। चुनाव आ रहे हैं और उन चुनावों के अंदर, मध्यावधि चुनावों के अंदर निश्चित रूप से ट्रंप को की गिरती हुई लोकप्रियता और उसका मुख्य कारण इस युद्ध में उनका अनावश्यक रूप से चला जाना और अमेरिका फर्स्ट के स्थान पर इजराइल फर्स्ट की नीति का लोगों को दिखाई देना कि आप इजराइल के झगड़े में अमेरिका क्यों पड़ा। और इन सभी दबावों के कारण निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को भी यह समझ में आ गया था कि तुम युद्ध में तो घुस गए हो, लेकिन इस युद्ध से निकलने का कोई एक सम्मानजनक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार अल्टीमेटली ट्रंप को यह लगा कि लगातार धमकियां देने से भी काम नहीं बन रहा है और धमकियां देने से काम ना बनने के कारण उन्होंने अंतिम धमकी, जो एक बहुत ही भयंकर शब्दों के अंदर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट किया, उन शब्दों को दिखाने में सभी न्यूज चैनल्स ने परहेज किया और आपने भी उनको कवर करके ही दिखाया। तो उसके बाद जब देखते हैं, कहते हैं कि मैं पूरी सभ्यता को एक रात में नष्ट कर दूंगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। क्या कोई सभ्यता इस प्रकार से बम वर्षा से नष्ट हो सकती है? तो उत्तर निकलता है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जैसा भी मनोज जी ने भी कहा, जी दीपाली, कि रिजिम चेंज करना चाहते थे, रिजिम चेंज कहां कर पाए? एक काम नहीं चले गए तो मुजतबा आ गए। उनकी जब तक विचारधारा को आप नहीं खत्म करते, तब तक आप कोई सत्ता में परिवर्तन नहीं कर सकते। आज भी उनकी वही कट्टर इस्लामी विचारधारा है और वही रहने वाली है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ट्रंप को इस युद्ध में जाने का नुकसान हुआ, क्योंकि वह कट्टरता जो ईरान में इस युद्ध से पूर्व खामनेई के विरुद्ध हो रहे आंदोलनों में दिखाई दे रही थी कि लोग उस कट्टरता के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, और वहां पर बुर्का के विरुद्ध आंदोलन चला रही हैं और लोग इसमें सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल और अमेरिका ने वहां बम वर्षा शुरू की, आक्रमण प्रारंभ किया, नागरिक ठिकानों पर एक तरह से बम वर्षा हुई, पुल उड़ाए गए, उनके ऊर्जा संयंत्रों पर आक्रमण हुआ, खार्ग द्वीप पर आक्रमण हुआ, तो निश्चित रूप से ईरान का प्रत्येक नागरिक अपनी सत्ता के पक्ष में आ गया, क्योंकि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। ईरान तो अपने जीने के लिए लड़ रहा था और चूंकि वह लड़ाई उनके जीने के लिए थी, चाहे मिलिट्रली कितना भी कमजोर क्यों ना रहा हो ईरान, लेकिन चूंकि उसने ये लड़ाई अपने जीने के लिए लड़ी, इसीलिए वह ईरान और इजराइल को बराबर की टक्कर दे पाया और उसने जितने भी मध्य पूर्व में, चाहे बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, जहां पर भी अमेरिकी ठिकाने थे, वहां हमले किए। और जो ट्रंप लगातार जेट गिरने की गिनती करते थे ऑपरेशन सिंदूर में, यहां गिनती भूल गए उनके अपने कितने जेट गिरे, हेलीकॉप्टर गिरे, कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन में अलग से बैठ के तो करते ही होंगे। तो ये सभी दबाव थे जिनके कारण अमेरिका को ईरान की उन 10 शर्तों को बीच में मध्यस्थता के लिए मानते हुए इस युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन यहां एक बात जरूर कहूंगा मैं, दीपाली जी, कि ये बड़े कमजोर कंधों पर की गई है
और ये मध्यस्थ के रूप में जो पाकिस्तान का उभरना, मुझे लगता है कि मध्यस्थ वही हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो, जो मध्यस्थता के बीच की या युद्ध विराम की शर्तों को मनवाने में सक्षम हो। लेकिन जो पाकिस्तान की स्थिति है, मुझे तो एक और हैरानी होती है, जो एक क्रिकेट मैच नहीं वहां करवा सकता और जिसके यहाँ ऊर्जा का इतना बड़ा संकट है, जिससे यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं और वो सोच रहा है कि अब ये पैसे मैं कहां से लाऊंगा, तो वो इन दो देशों की मेजबानी भी कैसे कर पाएगा? क्या वह आवश्यक सुरक्षा दे पाएगा? क्या वह युद्ध विराम की शर्तों को लागू करवाने में इतना शक्तिशाली है कि सक्षम होगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो अपना ट्वीट भी ठीक करके वापस लेना पड़ा और उसकी इतनी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई, इंटरनेशनल ट्रोलिंग हुई। तो ये एक जो बीच में मध्यस्थ है वह बहुत कमजोर होने के कारण ऐसा दिखाई देता है कि हाँ, युद्ध विराम में अभी कई अड़चने हैं, अभी दिल्ली दूर है। जी मनोज जी, मैं जी, आपके पास यहाँ पर दीपाली। आना चाहूंगी। जैसे कि नरेंद्र जी ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान का जो रोल है एज अ मीडिएटर वो कहीं ना कहीं बहुत हास्यास्पद कह सकते हैं और बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन है पाकिस्तान की, एज अ मीडिएटर उसे इमेजिन करना उतना ईजी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मनोज जी, पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अगर अमेरिका की बात करें? क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी सामने आ चुकी है पहले भी कि पाकिस्तान को पैसे देता है और अपनी बात मनवा लेता है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन इस बार भी देखने को मिली है सीज फायर में? देखिए दीपाली जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान एक देश के रूप में अभी तक स्थापित हुआ ही नहीं है। वो एक बैटल फील्ड है और वो हमेशा अपने इस बैटल फील्ड को विश्व के जितने भी पावरफुल नेशंस हैं वो यूज करते हैं। कभी चाइना उसको यूज करता है, कभी अमेरिका यूज करता है, और अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जो मध्यस्थता की जो भूमिका निभाने की जो कोशिश कर रहा है, देखिए अमेरिका, हम सब जानते हैं कि अमेरिका का वहां पे इंटरेस्ट है। इस चीज को हमें समझना होगा क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान को पोर्ट्रे करता है, आप देख सकते हैं उसके ओरिजिन होने के बाद से लेके लगभग 78 साल के इतिहास में पाकिस्तान को अमेरिका ने हमेशा प्रोटेक्ट किया और शायद इसीलिए उसे पता है कि वो अमेरिका के बिना वो चल नहीं सकता और इसीलिए शायद उसको मीडिएट करने के लिए सारी चीजें दी हुई। लेकिन अभी जैसे हमारे वरिष्ठ नरेंद्र जी ने जो बात बताई पाकिस्तान के बारे में, वो बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जिस तरीके से वहां पे कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है, वहां पे हमेशा से मिलिट्री का जिस तरीके से इंटरवेंशन होता है, वहां पे जो आवाम है, जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, वो बिल्कुल एक तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है वहां के रेडिकलाइजेशन और वहां के आर्मी के द्वारा, जिसके चलते वहां की आम जनता परेशान हो रही है। वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो अलग है और उस स्थिति में आज ईरान, इजराइल और अमेरिका कन्फ्लिक्ट में मध्यस्थता कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि जो खास करके जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात होती है उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान इस ईरान और इजराइल कन्फ्लिक्ट में, अमेरिका कन्फ्लिक्ट में, वो बिल्कुल एक तरीके से कॉर्नर रहा। वो कभी भी ईरान की तरफ से खड़ा होने की कोशिश भी नहीं की और इवन आप देख सकते हैं जिस प्रकार से गल्फ के देशों पे ईरान अटैक कर रहा था, इवन सऊदी अरब पे भी जब अटैक हुआ तो उन लोगों की जो ट्रीटी थी वो भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखी। तो ये कहना कि आज जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल अमेरिका के इशारे पे काम करेगा और हमेशा से देखिए जो मध्यस्थता होता है मीडिएटर, इसके पहले हमारे देश के जो विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक अलग उपमा दे रखा है, हम सब जानते हैं। जेडी वेंस ने भी उसे उपमा दे रखी है। तो मेरा मानना है कि ये जो अभी समझौता जो होने की जो बात हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि इजराइल ने ठीक है युद्ध विराम के लिए सहमति तो दे दी है, लेकिन उसमें लेबनान, हूती, हिजबुल्लाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्थिति और डिफिकल्ट की तरफ जाएगी क्योंकि इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है और जिस तरीके से वहां पे जो सर्वाइवल की लड़ाई है वो ईरान और खास करके जो उसके प्रॉक्सी हैं उसको कभी भी वो नहीं छोड़ेगा। और इस 10 जो वार्ता के लिए जो उसने सूत्र दिए हैं उसमें लेबनान और खास करके उसके जो मित्र देश है उसके ऊपर भी अटैक नहीं होने की बात हो रही है। लेकिन अमेरिका तो ठीक है इसमें आगे आ रहा है, लेकिन इजराइल इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि इजराइल अगर इस पर सहमति दे देता है तो शायद उसके लिए उसके सर्वाइवल के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2023 में जब अक्टूबर में जिस तरीके से हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर और उसी के बाद से सारी चीजें शुरुआत हुई। तो मुझे लगता है कि ये अभी बहुत ही कठिन
दिख रहा है अभी आने वाले समय में ये, क्योंकि ठीक है 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है और इसमें जी। नो डाउट इसमें चाइना और रसिया की भी भूमिका को हमें देखना होगा कि जिस तरीके से ट्रंप ने बिल्कुल। टैरिफ के नाम पे पूरे विश्व के देशों को और खास करके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया और आज वो फिर उसी यू टर्न की तरफ घूमते हुए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप का और खास करके अमेरिका का एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरीके से डिक्लाइनेशन की तरफ जा रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर फिर से शुरू होने की तरफ दिख रहा है। जी दीपिका जी। जी नरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन इसी के साथ मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगी सर। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान पीएम के कहने पर उन्होंने ये सीज फायर किया, लेकिन उल्टा दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर चलता है। ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको क्या लगती है? वो पहले डिक्टेशन उन्होंने ट्रंप से ली जी। एक, और उनका कोई भी ट्वीट या उनका कोई भी कहना अफ्रीका से पूछे बिना, तो मध्यस्थ होने के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त होती है निष्पक्ष होना। यहाँ पाकिस्तान मध्यस्थता का दम्भ तो भर रहा है, दावा तो कर रहा है, जी। लेकिन क्या वह निष्पक्ष रूप से मध्यस्थता का रोल निभा सकता है? तो उत्तर आता है कि वह बिल्कुल नहीं निभा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सत्ता यदि किसी पर निर्भर है तो वह अमेरिका के रहमो करम पर निर्भर है। चूंकि वह अमेरिका के रहमो करम पर निर्भर है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक से नहीं कर सकता। एक दूसरा, ईरान के साथ उसके कैसे संबंध हैं, तो मैं आपको एक पुराना ऐतिहासिक बात और याद दिलवा दूं जी। कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन के अंदर पाकिस्तान ने जब ये बम बनाया, परमाणु बम का परीक्षण किया, तो निश्चित रूप से उस पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने इसे पूरा किया, लेकिन उस चोरी करने के बाद उन्होंने इसे बेचने का भी पूरा का पूरा प्रयास किया और बेचा, और उन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी इस तकनीक को बेचा और साथ ही साथ ईरान को भी इस तकनीक को पैसे के बदले, पेट्रो डॉलर के बदले देने का एक कोशिश की। तो यहाँ एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें, अपने परमाणु बम को इस्लामिक बम कहने वाला पाकिस्तान आज यदि एक इस्लामिक देश पर अमेरिका और इजराइल लगातार बम बरसा रहे थे और उसकी सभ्यता को नष्ट करने की बात कर रहे थे, तो क्या पाकिस्तान उस समय सामने आया? तो उत्तर आता है कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वह तो अमेरिका के इशारे के बिना हिल भी नहीं सकता था। इसीलिए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान का रोल एक मीडिएटर के तौर पर, मध्यस्थ के तौर पर निष्पक्ष रहने वाला नहीं है। वह तो केवल उतना ही कहेगा, उतना ही बोलेगा जितना उसके आका अमेरिका में बैठे ट्रंप उसको इशारा करेंगे। वह तो ट्रंप के हाथों की एक कठपुतली है जिसकी डोर उनके हाथों से, उंगलियों से बंधी है। वह उतना ही नाचेगी जितना उसे नचाया जाएगा। इसलिए मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका तो बिल्कुल, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन हाँ, ईरान अपनी मजबूरी के कारण यदि इस युद्ध विराम को बढ़ा करके इसे पूरी तरह से कोई समझौता कर सके, तो हो सकता है कि ऐसा संभव हो, क्योंकि ईरान का इस युद्ध में बहुत अधिक गया है और वहां पर पहले भी सैंक्शन लगे हुए आता था, उसकी अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो चुकी थी और इस युद्ध में जाने के उपरांत उसे और अधिक नुकसान हुआ है। तो तय रूप से यदि ईरान अपने इन घरेलू दबावों के कारण इस युद्ध विराम को समझौते तक ले जाता है, तो उसे अपने प्रॉक्सीज को छोड़ना होगा, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो, जिन्हें वो सहायता देता है और इजराइल के विरुद्ध या अमेरिका के विरुद्ध उसने खड़ा किया हुआ है, उन्हें छोड़ना होगा, जो शायद उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, क्या संवर्धित यूरेनियम वापस देने की, अमेरिका को सौंपने की या किसी निष्पक्ष देश को सौंपने की स्थिति ईरान में बन सकती है? तो उत्तर आता है कि बिल्कुल भी नहीं बन सकती, क्योंकि
इस यूरेनियम के संवर्धन के कारण ही तो ईरान पर हमला हुआ है। और यही यूरेनियम यदि वह उन्हें वापस दे देगा तो निश्चित रूप से उसका तो अस्तित्व हमेशा जी के लिए बिल्कुल। संकट में पड़ जाएगा। जी तीसरा, लेकिन हाँ, होर्मुज को वह व्यापारिक मार्ग को अब से टोल वसूल करके अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा स्थापित कर पाए, ऐसा अमेरिका और अन्य देश होने नहीं देंगे। तो इस समझौते में अभी काफी अड़चनें हमें दिखाई दे रही हैं। मध्यस्थ की भूमिका के लिए दोनों के, ट्रंप, इजराइल और ईरान के अपने अपने हितों के कारण। और ठीक है। जैसा कहा मनोज ने, जब से इस्लामिशन आया तब से ही वहां तो डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगते रहे। क्या इन्हें वे अपने अपने छोड़ पाएंगे या नहीं, ये देखना बिल्कुल। होगा। जी दीपाली। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। थोड़ी जी देर पहले ही नरेंद्र जी ने बात कही थी अमेरिका में चुनाव को लेकर। तो अमेरिका में देखिए इलेक्शन जरूर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं लोकप्रियता जो है, पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की घटती नजर आ रही है। तो ये सब चीजें जो क्रिएट की गई है, सीज फायर हुआ है, अपनी इमेज को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया, आपको क्या लगता है? देखिए दीपाली जी, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि आज अमेरिका में खास करके जो अमेरिका का जो परसेप्शन था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ट्रम्प 2.0 आने के बाद से जिस तरीके से डिटोरेट हुआ, और उसका पूरा श्रेय ट्रम्प को जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी चाहे टैरिफ को लेके हो या जिस तरीके से सैंक्शन को लेके हो, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेगा के नाम पे, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के नाम पे जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को एक्सपोज किया, उससे उनकी विश्व में कहीं ना कहीं ख्याति कम हुई। अब रही डोमेस्टिक लेवल पे, वहां पे जिस तरीके से उनका अप्रूवल रेट डे बाय डे कम होते जा रहा है। आप देख लीजिए, उसके बाद उन्होंने कोई भी चुनाव इलेक्शन वो जीत नहीं पाए। और जिस तरीके से नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होने वाले, मिड इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से उनके घरेलू स्तर पे प्रदर्शन, प्रोटेस्ट उनके व्हाइट हाउस के सामने हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी खास करके रिपब्लिकन के लिए बहुत ही नुकसान होगा। और शायद यही एक दबाव है, क्योंकि ट्रंप कभी भी एक सीरियसनेस पॉलिटिकल लीडर के रूप में अपने आप को उन्होंने दिखाने का प्रयास ही नहीं किया। वो हमेशा से एक, जिस तरीके से अभी नयन जी बता रहे थे कि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और। अभी कल तक जो उनका स्टेटमेंट था कि हम ईरान के पूरे सिविलाइजेशन को समाप्त कर देंगे, और आज सुबह उन्होंने सीज फायर के लिए सहमति जता दी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो एक परसेप्शन था वैश्विक राजनीति में, उसको ट्रंप ने चकनाचूर कर दिया है। और इसका ऑब्वियस है कि पूरे वैश्विक राजनीति में हम देख रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ पूरा विश्व बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अब आज के डेट में कोई एक देश चाह ले कि हम अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए किसी को सिविलाइजेशनल उसको हम डिटोरेट कर दे, तो संभव नहीं है। और शायद इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पे पूरा एक वैश्विक प्रेशर ट्रंप के ऊपर बनाया, और शायद उसी का नतीजा है कि आज वो इस लेवल तक पहुंचे हैं। क्योंकि देखिए इस संधि के लिए कहीं से भी इजराइल मुझे नहीं लगता है कि तैयार हो रहा होगा, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। और अमेरिका ने इस युद्ध में कूद के उसका एक तरीके से देखिए तो नुकसान ज्यादा और फायदा कम हुआ। अब आप देख सकते हैं कि एक आंकड़ा है कि 40 दिन में लगभग 16,000 जगह पे उन्होंने अटैक किया। 16,000, आप समझ सकते हैं कि ये 16,000 पे अटैक करके अमेरिका को क्या प्राप्त हुआ, और जिस तरीके से एक वैश्विक दबाव बना, और एक मानवता के नाम पे जो एक अमेरिका और डेमोक्रेसी के नाम पे जिस तरीके से जाना जाता था, उसमें वो पूरी तरीके से विफल हुआ। दूसरी तरफ ईरान को भी इस चीज को समझना होगा कि ईरान को हम, ठीक है ईरान एक देश है, लेकिन वहां पे जो आइडियोलॉजिकल जो गवर्नमेंट जो चलती थी, जिस तरीके से एक रेडिकलाइजेशन के नाम पे अगर आप देख लीजिए तो पूरे वर्ल्ड में जो टेरर का जो फंडिंग होता है वो ईरान के द्वारा ही होता है। और शायद इसे भी आने वाले समय में इन लोगों को भी इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे रेडिकलाइजेशन का एक तरीके से प्रश्रय दिया जाता है वहां के लीडर्स के द्वारा, तो मुझे लगता है कि उसी के चलते शायद आज ईरान की स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है। जी दीपाली जी। नरेंद्र जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, इमेज की अगर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष मनोज जी ने यहाँ पर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही अपने ही घर में उन्हें घेरा जा रहा है। तमाम प्रोटेस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं, और अब 85 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफे की मांग की है डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये युद्ध जो है कहीं और मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। एक कारणों में सबसे बड़ा कारण राष्ट्रपति ट्रंप पर घरेलू दबाव भी है। अप्रूवल रेटिंग का लगातार गिरना,
अमेरिका में भी जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ते चले जाना, वैश्विक ऊर्जा संकट का पैदा होना, जी। सहयोगियों का यानी नाटो देशों का साथ छोड़ जाना, और अब तो जब राष्ट्रपति ट्रंप बेतुके से बयान देते हैं, जैसा राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के विरुद्ध उन्होंने दिया, तो उसके बाद उनका भी पलटवार का जवाब आया कि मैं इस प्रकार के बयानों की अपेक्षा एक राष्ट्रपति से नहीं करता हूं। तो निश्चित रूप से ये सभी घरेलू दबाव उनके ऊपर इतने अधिक पड़े कि उन्हें अंततः सहमति देनी पड़ी। यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं ये युद्ध अमेरिका का तो था ही नहीं, ये युद्ध इजराइल का था और अमेरिका ने इजराइल के लिए लड़ दिया। एक बात को और हम अभी नजरअंदाज कर रहे हैं जी कि जो ईरान बार बार आरोप लगाता रहा, ये तो एप्स्टीन गैंग है जो ध्यान हटाने के लिए हम पर हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बात भी, उस बात पर भी चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब से अमेरिका का लॉ डिपार्टमेंट एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक डोमेन में डाल रहा है और जिस प्रकार की फोटोज और वीडियोस निकल करके आ रहे हैं, तो लोगों का ध्यान उनसे भटकाने के लिए कहीं इतना बड़ा युद्ध और उसमें कूद जाना, ये एक कारण, एकमात्र कारण नहीं हो सकता, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मोसाद के पास पूरी एप्स्टीन फाइल पहले से मौजूद है और राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू के दबाव में आकर के या इन एप्स्टीन फाइल्स के कारण ही तो इस युद्ध में नहीं कूद गए। तो ये सभी के सभी सम्मिलित रूप से देखेंगे तो ये निकल करके आएगा कि हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अमेरिका तो ईरान से इतनी दूर है कि ईरान के पास कोई ऐसी सक्षम मिसाइल भी नहीं थी जो अमेरिका तक पहुंच सके और वहां तक वार कर सके। इसलिए अमेरिका स्वयं में तो पूरी तरह से सुरक्षित था। यदि वह करना ही चाहता था तो इजराइल की मदद करता पीछे से, सामने आकर के इस युद्ध में कूद जाना। तो इसके पीछे निश्चित रूप से जो अन्य कारण हैं उन पर भी विचार और चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि युद्ध विराम के इन 2 हफ्तों के अंदर इन कारणों पर भी तो चर्चा बैकडोर में होगी। चाहे ट्रंप कुछ भी दावे करते रहे, सामने कुछ भी बोलते रहे, बैकडोर चैनल्स में कूटनीति जो हो रही थी वो तो कुछ अलग ही कह रही है। जी दीपाली जी। जी ठीक है, मनोज जी के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। मनोज जी, नरेंद्र जी ने साफ तौर पर किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इजराइल कहीं ना कहीं मेन रोल है, ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं इजराइल का है, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने अमेरिका पहुंच गया है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए दीपाली जी, अमेरिका को हमें समझना होगा कि आज जो ट्रंप एक बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहे हैं, वो एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक बिजनेस और एक ट्रेडमैन के रूप में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके पहले जिस तरीके से बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के पास चले गए, वेनेजुएला में जिस तरीके से मदुरई को वहां पे उन्होंने उठा लिया और जिस तरीके से वहां के तेल पे कब्जा कर लिया, तो नो डाउट ईरान के पास जो वायल खास करके जो एक गैस को लेके पूरे वर्ल्ड को जो सप्लाई करता है, वो कहीं ना कहीं उस पर उनकी नजर थी और शायद इसीलिए इन सब चीजों में वो इजराइल के साथ इस युद्ध में शामिल हुए। और आप देख सकते हैं कि उसका उनको फायदा कम, नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहा है आने वाले समय में, जिस प्रकार से उनका डे बाय डे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में डिटोरेशन हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक चीज हमें ये भी समझना होगा कि ईरान की जो पॉपुलेशन है 9 करोड़ का पॉपुलेशन है, और जिस तरीके से ईरान के जो सुप्रीमो थे खोमेनी, उनको एलिमिनेट करने के बाद से जो वहां पे जो एक इंटरनल विरोध जो हमें देखने को मिल रहा था, वो शायद वहां के लोगों को यूनाइट कर दिया। और शायद इसीलिए आप देखिए कि पहले ही दिन लगभग 45 जो उनके सुप्रीमो लीडर थे उनको एलिमिनेट किया अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, और उसके बाद दूसरे लीडर्स कमान को भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान को लोग झुका नहीं पाए। और शायद मुझे लगता है कि इसके चलते हो और ईरान ने ज्यादा, वहां के लोगों ने अपने नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए वो लोग, सारे लोग रोड पे निकल के आ गए। और कल जिस तरीके से जो फुटेज आ रहे थे, जिस तरीके से वहां के बच्चे, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष, जो भी उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे वहां पे ह्यूमन चेन बना रहे थे, कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे वैश्विक राजनीति में ट्रंप के ऊपर एक दबाव बनते में ईरान सफल रहा। और इसका नुकसान ऑब्वियस है कि आने वाले समय में ट्रंप को मिलेगा चुनाव में, क्योंकि जो स्थिति बनते जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एक तरीके के जो इस्लामाबाद में जो वार्ता होने वाली है
वो वार्ता इसमें कहाँ तक हद तक सफल होती है, ये भी देखने का विषय रहेगा। जी दीपाली। बिल्कुल सर, थोड़ी सा और इंतजार करना बाकी है, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे बातचीत हो रही है 10 तारीख यानी कि 10 अप्रैल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, इस्लामाबाद में बैठक होगी और साथ ही साथ जो इलेक्शन है उसमें कितना प्रभाव, कितना फायदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जैसे कि आज हमने अपने मेहमानों से बातचीत की है कि आखिरकार ये महायुद्ध किस ओर जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, अपनी पॉपुलैरिटी को बचाने की हर संभव कोशिश कहीं ना कहीं उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे मेजर रोल कहीं ना कहीं इजराइल का है, क्योंकि इजराइल लीड करता हुआ इस युद्ध को नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका का भी कहीं सपोर्ट है। लेकिन अब ये महायुद्ध किस डायरेक्शन में जाता है ये देखना होगा, और बातचीत के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही।